सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन रहे हैं या नहीं बन रहे? अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बन रहा था। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एम्ब्रियो सीड बन गया था। तो सीड बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करेक्टर है ना, लेकिन यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन फिर भी सीड बन रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी हरकत हो रही है, तो लाइक मिमिक नकल कर रहा है, लेकिन है नहीं वो, क्योंकि फ्यूजन नहीं हो रहा है गेमिट्स का। गेमिट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे सीड बन रहे हैं। तो विच मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वर्ड समझ में आया? एपोमिक्सिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सीड इन सम प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये बात कर चुके हैं। इट इज ए कॉमनली ऑब्जर्व सम स्पीसीज ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी एंड पोएस, ये याद नहीं करना। एपोमिक्टिक सीड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, इस लाइन को भी समझ लीजिए। अगर हम बात करें कि बिना फर्टिलाइजेशन के अब हम सीड बनाते जा रहे हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हम सीड बनाते जा रहे हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के हम सीड बनाते जा रहे हैं, तो जैसे ये प्लांट था, इस प्लांट में यहां पर सीड बन गया, फिर ये प्लांट जर्मिनेट हुआ और इस प्लांट में फिर सीड बन गया। इसके पास टीटीटी था तो इसके पास भी टीटीटी होगा, इसके पास भी टीटीटी, इसके पास भी टीटीटी, क्योंकि बाहर से तो कोई पोलन ग्रेन आया ही नहीं, कोई गैमेट्स फ्यूज ही नहीं हुआ, ये खुद का खुद ही बनाता जा रहा है, खुद का खुद ही बनाता जा रहा है। तो जो जैसे मेरा ये हाथ है, ये अंगुली यहां से अलग नहीं, मेरी नहीं, किसी की ये अंगुली अलग हुई और उसने नया प्लांट बना दिया, जेनेटिकली सेम, फिर नया प्लांट, फिर जेनेटिकली सेम, फिर नया प्लांट, फिर जेनेटिकली सेम। अरे बात समझ पा रहा? तो एपोमिक्सिस से बनने वाला प्लांट जेनेटिकली क्या होगा? सेम, क्योंकि उसमें वेरिएशन ही नहीं आया, क्योंकि उसमें दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन या आपस में गैमेट फ्यूज ही नहीं हुई, उसमें हमने मियोसिस की बातें ही नहीं की, उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोड मियोसिस की बातें ही नहीं की, हमने उसमें मियोसिस की बातें ही नहीं। तो ना हम उसमें फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, ना हम उसमें मियोसिस करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीड बनवा रहे हैं, तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो रही, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा। तो वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर से भी आते हैं और फर्टिलाइजेशन से भी आते हैं, तो दोनों ही चीजें हम नहीं करवा रहे, तो वेरिएशन नहीं आएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो जी? एपोमिक्सिस टर्म, विंकलर विंकलर याद हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो कोई बुरी बात नहीं। तुम्हें तो ये लाइन समझ में आई, एपोमिक्टिक सीड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये लाइन समझ में आ गई? ये लाइन समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब सुनना ढंग से। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तीन तरह की। एक पढ़ेंगे डिप्लोस्पोरी वन, सॉरी, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे एडवेंटी एम्ब्रियोनी, दूसरी हम पढ़ेंगे एपोस्पोरी। ये तीनों है, ये अलग है। एपोगेमी और पार्थेनोजेनेसिस ये अलग चीजें है ना, इनको बाद में पढ़ेंगे। पहले एपोमिक्सिस की हम तीन चीजें पढ़ेंगे, डिप्लोस्पोरी, पॉली एडवेंटी एम्ब्रियोनी और एपोस्पोरी। इन तीन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये तीन चीजें एपोमिक्सिस के अंदर आती है, ये तीन चीजें एपोमिक्सिस के अंदर एग्जिट आती है। स्टार्ट करें। सबसे पहले वाली जो है उसका नाम है डिप्लोस्पोरी। मेरे साथ बोलिए, डिप्लोस्पोरी।
अब हुआ क्या डिप्लोस्पोरी के अंदर, इधर देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, तुम अच्छी तरह से जानते हो, ये है मेगा स्पोर मदर सेल। अगर तुम्हें याद हो तो मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस होता था, और उससे बनती थी क्या, बोलो रे क्या बनती थी, हुआ करता था, और एक आगे जाके एम्ब्रियोसेक बना लेता था। और वो जो एम्ब्रियोसेक बनता था वो हैप्लोइड बनता था, क्योंकि मियोसिस के बाद बनता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं होता। विदाउट मियोसिस ये माइटोसिस करता करता एम्ब्रियोसेक बना लेता है। एम्ब्रियोसेक के अंदर बनती है एग सेल। ढंग से सुनना और ढंग से जवाब देना, कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे। विदाउट मियोसिस बना है तो एम्ब्रियोसेक कैसा बनेगा, हैप्लोइड या डिप्लोइड? डिप्लोइड। तो एग सेल भी कैसी बनेगी, डिप्लोइड। और इसी से बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाएगा जायगोट, और जायगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो मतलब बन गया क्या, सीड। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या यहां पर मियोसिस करवाया, नहीं। क्या क्रॉसिंग ओवर होगी, नहीं। क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं। तो क्या कोई वेरिएशन आएगा, नहीं। क्या ये सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस एपोगेमोस्पर्मी का है डिप्लोस्पोरी। अरे बात समझ पा रहे हो, अरे बात समझ पा रहे हो, ये है डिप्लोस्पोरी। सेकंड है, सेकंड जो है उसको हम बोल रहे हैं एपोस्पोरी। अब एपोस्पोरी के अंदर देखिए, मुझे बताइए, तुमने कभी ओयूल का नाम सुना है? क्या ओयूल के अंदर ही मेगास्पोर मदर सेल हुआ करती थी? यस, डिप्लोइड। क्या ओयूल के अंदर न्यूसिलस भी हुआ करता है? क्या ओयूल के अंदर इंटीग्यूमेंट भी हुआ करता है? क्या न्यूसिलस हैप्लोइड या डिप्लोइड, डिप्लोइड। क्या इंटीग्यूमेंट्स हैप्लोइड या डिप्लोइड, डिप्लोइड। तो यहां पर भी एम्ब्रियोसेक बनेगा बिना मियोसिस के, विदाउट मियोसिस। लेकिन क्या ये मियोसिस अब मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है, या असेप्ट मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। तो ये एम्ब्रियोसेक भी कैसा होगा, डिप्लोइड होगा,
एग सेल भी कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, और एग सेल से बनने वाला भी जाइगोट भी कैसा होगा, डिप्लॉयड भी होगा, एम्ब्रियो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, और ये सीड भी बन गया है। क्या कहानी दोनों की सेम है, सिर्फ स्टार्टिंग में डिफरेंस है। अगर ओयूल के मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है, एम्ब्रियो से, तो वो है डिप्लोस्पोरी। अगर न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट से बन रहा है तो एपोस्पोरी। कहानी समझ में आई? रटना मत अभी, अभी रटना मत, समझते रहना बस। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी दोनों के अंदर एम्ब्रियो से एक बना, हाँ या ना? बना। क्या एम्ब्रियो से एक फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है क्या? यस। क्या यहाँ पर बनने वाला फीमेल गेमेटोफाइट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है क्या? यस। दोनों के अंदर एम्ब्रियो से एक बना, दोनों के अंदर एम्ब्रियो से एक बना, दोनों के अंदर एम्ब्रियो से एक बना। अब बात कर रहे हैं हम एडवेंटी एम्ब्रियो की। अब हम एम्ब्रियो सेक नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट एम्ब्रियो सीड बना देंगे। कैसे? इधर देखिए, तुम जानते हो ओयूल, अगर हम ओयूल का स्ट्रक्चर बनाए, इसको ढंग से समझना बेटा, कहानी थोड़ी चेंज होने वाली है। ये एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक पहले ही बन चुका है, एम्ब्रियो सेक पहले ही बन चुका है, और ये न्यूसिलस है। ये इंटीग्यूमेंट है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो न्यूसिलस है या इंटीग्यूमेंट्स है, वहां से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से डायरेक्ट बन जाए क्या? एम्ब्रियो। इस बात को ढंग से समझना। इसे देखिए, डायग्राम में देखते हैं, यहाँ ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कहाँ गया डायग्राम? ये देखिए, एम्ब्रियो सेक पहले ही बन चुका है, इसके आसपास का जो भी न्यूसिलस है उससे बन जाए क्या, सॉरी क्या बोल, इधर देखो, इसके आसपास का बाहर का, चाहे न्यूसिलस हो या इंटीग्यूमेंट हो, उससे बन जाए क्या? एम्ब्रियो। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। चलिए, इधर देखिए, मुझे बताइए, ये क्या है? एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक था, एम्ब्रियो सेक नॉर्मल प्रोसेस से बना है। अब तुमने दो चीजें देखी ना, वो पहली वाली, पहली वाली दो चीजें देख ली, दोनों चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूं ढंग से। दोनों चीजों के अंदर क्या एम्ब्रियो सेक बना? यस। दोनों चीजों में एम्ब्रियो सेक कैसा बना? डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? डिप्लॉयड। तो दोनों के एम्ब्रियो सेक के अंदर एग कैसा होगा? डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? डिप्लॉयड। क्या वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर एग डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के किस में कन्वर्ट हो रहा है? जाइगोट और एम्ब्रियो में। अरे क्लियर है? क्या सीड बन गया वहां पर? यस।
तो दोनों के अंदर एम्ब्रियो सेक बन रहा था डिप्लॉइड। वो दोनों को समझ में आया, मिक्स मत करना, हटा दो उसको, साइड में रख दो, साइड में रख दो, साइड में रख दो। अरे क्लियर है, साइड में रख दो। अब सुनो इसको ढंग से, ये एक ओयूल है, यह किसी प्लांट का एक ओयूल है। इस ओयूल में नॉर्मल चल रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है। वो एक जमाना आया जब मेगास्पोर मदर सेल बनी, इसके अंदर आर्किस्पोरल सेल बनी। आर्किस्पोरल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ और बाहर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल बनी और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनी। अंदर स्पोरोजिनस सेल से मेगास्पोर मदर सेल बनी, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर चार बने, फोर बने, फोर में से एक फंक्शनल हुआ टिलाजेलेंड का, और मेगास्पोर के अंदर सक्सेसिव 3 माइटोसिस हुए और एक एम्ब्रियोसेक बन गया। और ये ओव्यूल डेवलप हो गया और एक एम्ब्रियोसेक डेवलप हो गया, और ये एम्ब्रियोसेक डेवलप हुआ हैप्लोइड। इसके अंदर ये रही एक सेल हैप्लोइड। बाकी तो तुम जानते ही हो, बाकी तो तुम जानते हो। अब तुम अच्छी तरह से ये जानते हो, इसमें अगर नॉर्मल चीजें चल रही है तो पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब आएगी, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस आएगा, जनरेटिव सेल में डिवीजन होगा, मेल गैमेट्स बनेगा, मेल गैमेट्स एंटर करेगा एम्ब्रियो सेक के अंदर, एक फ्यूज होगा पोलन न्यूक्लिया मतलब सेकेंडरी न्यूक्लिया के साथ, और बाकी फ्यूज होंगे कहां पर, एक सेल से जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बन जाएगा, और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो एंडोस्पर्म बन जाएगा। ये नॉर्मल चलेगा, ये नॉर्मल है ना, अभी तक नॉर्मली हमने कुछ अब नॉर्मल बातें नहीं की ना, नॉर्मल बोला ना अभी तक। ये तो नॉर्मल चल रहा है, मतलब ये नॉर्मल ओयूल है। लेकिन इसकी क्या खलबली मची कि इसने क्या किया कि ये रहा इंटीग्यूमेंट्स, और ये रहा न्यूसिलस। यहां पर इन्होंने देखा कि ऐसा करते हैं कि ये जो नॉर्मल प्रोसेस होगा वो तो होगा होगा, देखा जाएगा, लेकिन इंटीग्यूमेंट्स न्यूसिलस की जो सेल है, कैसी होगी ये सेल, डिप्लोइड या हैप्लोइड, जितना पूछा जाए उतना, डिप्लोइड या हैप्लोइड। डिप्लोइड या हैप्लोइड, डिप्लोइड। ये डायरेक्ट बिना एम्ब्रियो से बनाए ही कन्वर्ट हो गई है, किसमें, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो में कन्वर्ट, बिना कुछ एम्ब्रियो से बनाए। ठीक है, अब तुम सुनना, रुक जाना अभी, रुक जाना, बिना कुछ किए ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गए, बस सुनो। अब इसकी जिंदगी में ये एम्ब्रियो तो बन ही गया, साथ में इसकी जिंदगी में नॉर्मल प्रोसेस भी तो हो गया, ये पोलन ट्यूब भी आ गई, और ये मेल गेमिट्स आ गए। तीन नहीं, दो है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, एक सेल और एक सेल। तो देखो क्या होगा, इस ऑयल के साथ क्या होने वाला है, इधर देखो, इस ऑयल में अंदर की तरफ ये बन गया एंडोस्पर्म, और यहां पर बन गया एम्ब्रियो। इसके आसपास है न्यूसिलस जो लगभग खत्म होने वाला है, और ये बन गया सीड कोट।
फर्टिलाइजेशन के बाद ये बन गया सीड कोट। सीड कोट। और तुम्हें इसके अंदर ये जो एम्ब्रियो दिख रहा है, बताओ ये फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है या बिना फर्टिलाइजेशन का? अरे बोलो ना यार। फर्टिलाइजेशन। अरे ये एम्ब्रियो किससे बना है? फर्टिलाइजेशन से बना है भाई। क्यों, क्या कर रहे हो तुम? फर्टिलाइजेशन से बना है। फर्टिलाइजेशन से बना है। लेकिन बाहर की तरफ इंटीग्यूमेंट से भी एम्ब्रियो बन गए थे। बाहर इंटीग्यूमेंट से भी एम्ब्रियो बन गए थे। ये भी क्या है? एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो जो बने हैं ये किससे बने? विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस। अरे बात समझ पा रहे हो? तो ये जो बाहर एम्ब्रियो बने हैं इंटीग्यूमेंट से डायरेक्ट बिना एम्ब्रियो से एक बनाए हुए, इसी को हमने बोला है एडवेंटी एम्ब्रियोनी। अरे बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो देखो इस कंडीशन के अंदर क्या हमने इंटीग्यूमेंट्स और न्यूसिलस से जो एम्ब्रियो बनाया, क्या उनके बीच में एम्ब्रियो से एक बनाया क्या? नहीं, एम्ब्रियो बनाया, डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाया। तो बाकी यो दो 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 पढ़ी तुमने, एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी, क्या वैसा है क्या ये? नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो क्या अब भी वही बोलोगे कि ये एपोस्पोरी जैसा ही दिख रहा है सर हमें? क्या अब भी तुम्हें एपोस्पोरी जैसा ही दिख रहा है क्या? क्लियर है यहाँ तक? अब ढंग से सुनना। एम्ब्रियो चाहे ये हो, ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है। एम्ब्रियो तो डिप्लॉयड ही है भाई। ये भी तो डिप्लॉयड है, ये भी तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनाया है ना। अरे ये एम्ब्रियो जो है ये एग से बना है फर्टिलाइजेशन से। अरे बात समझ पा रहे हो? बताइए, मुझे बताइए, इस ओयूल फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में। तो एक सीड में क्या एक एम्ब्रियो दिख रहा है या मोर देन एम्ब्रियो? मेनी एम्ब्रियो। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टू पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टू पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन। लेमन के अंदर मिलेगी, सिट्रस के अंदर, और साथ में हमें जिम्नोस्पर्म के अंदर भर भर के देखी जाती है पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो एडवेंटी एम्ब्रियोनी एक पोली एम्ब्रियोनी होने की एक कंडीशन है, एक तरीका है। एडवेंटी एम्ब्रियोनी एक तरीका है पोली एम्ब्रियोनी कंडीशन जनरेट करने का। पोली एम्ब्रियोनी जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पोली एम्ब्रियोनी कंडीशन जनरेट करने का एक तरीका है, कौन? एडवेंटी एम्ब्रियोनी। जिसके अंदर एडवेंटी एम्ब्रियोनी हो रही है उसके अंदर पोली एम्ब्रियोनी तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये मत समझ लेना कि सिर्फ एडवेंटी एम्ब्रियोनी की वजह से ही पोली एम्ब्रियोनी होती है। नहीं, पोली एम्ब्रियोनी के और भी तरीके हैं। और तरीके क्या हो सकते हैं? ये तरीका हो सकता है कि मान लीजिए एक एक ओयूल के अंदर एक से ज्यादा एक सेल मिल जाए और एक से ज्यादा जाइगोट बन जाए।
अरे जिम्नोस्पर्म याद कीजिए, जिम्नोस्पर्म के अंदर ओयूल याद कीजिए, कितनी आर्किगोनियल सेल हुआ करती थी? मोर देन टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू। एनसीईआरटी की लाइन याद है? अरे पेज नंबर 39 याद है तुम्हें? आर्किगोनियल ओयूल के अंदर टू और मोर देन टू हुआ करते थे, तो एग भी कितने होंगे? टू और मोर देन टू। तो वहां पर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? है। एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? है। तो पोली एम्ब्रियोनी होने की कंडीशन है एडवेंटी एम्ब्रियोनी, लेकिन ये ओनली ओनली एक ही कंडीशन नहीं, और भी कंडीशन हो सकती है। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि जिसके अंदर एडवेंटी एम्ब्रियोनी मिलेगी उसके अंदर तो पोली एम्ब्रियोनी मिलेगा ही मिलेगा। पोली एम्ब्रियोनी कंडीशन क्या है? वन सीट मैनी एम्ब्रियो, वन सीट मैनी एम्ब्रियो, वन सीट मैनी एम्ब्रियो। बात समझ पा रहे हो? अब ये एम्ब्रियो बन तो गए, लेकिन क्या एंडोस्पर्म के बाहर है या अंदर है? बाहर। तो ये बन गए और बोल रहे हैं क्या, कहां बना दिया, हमें कौन न्यूट्रिशन देगा? बना तो दिया, हमें न्यूट्रिशन कौन देगा? एंडोस्पर्म है लेकिन दूर है। तो फिर इन एम्ब्रियो को पुश किया जाता है एंडोस्पर्म की तरफ। एंडोस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश किया जाता है, एंडोस्पर्म के अंदर पुश किया जाता है, अंदर की तरफ मर्ज कर दिया जाता है, एंडोस्पर्म की तरफ मर्ज कर दिया जाता है, ताकि वहां से न्यूट्रिशन ले पाए। इसी को बोलते हैं स्पोरोफाइटिंग बर्डिंग, स्पोरोफाइटिंग बर्डिंग। क्योंकि अंदर की तरफ मर्ज हो रहा है, अंदर की तरफ। अरे बात समझ पा रहे? अंदर की तरफ क्यों मर्ज होते जा रहे हैं? क्योंकि इनको न्यूट्रिशन चाहिए, तो एंडोस्पर्म के पास तो जाना ही पड़ेगा। दो बार और समझेंगे, एक बार लाइन पढ़ते हैं पहले। ठीक है। तो हाँ, इस आ रहा है स्पोरोफाइटिंग बढ़िया थे, एक बार इसकी लाइन पढ़ते हैं, इसकी सारी लाइनें पढ़ते हैं। देखो इतना एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन एक बार इसकी लाइनें पढ़ते हैं। भैया पहले पढ़ते हैं डिप्लोस्पोरी। This method megaspore mother cell directly arise embryo sac without meiosis. MMC convert into embryo sac. Embryo sac diploid embryo is the form without fertilization from diploid egg is called to embryo sac. कनेक्ट कर पा रहे हो? अरे कनेक्ट कर पा रहे हो? अरे हाँ या ना? किसी को डाउट है डिप्लोस्पोरी में? नेक्स्ट हमने पढ़ा एपोस्पोरी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सेक। लेकिन यहाँ गैमेटोफाइट बोल दिया है, लेकिन ये डिप्लोइड गैमेटोफाइट है। तो सर बोल तो दिया है ना गैमेटोफाइट, लेकिन ये डिप्लोइड है। यहाँ गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लोइड मत समझ लेना, क्योंकि एम्ब्रियोसाइट को हम गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट बोलते हैं, तो गैमेटोफाइट बोला है इन्होंने, लेकिन गैमेटोफाइट हैप्लोइड नहीं है। फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस कॉल्ड टू एपोस्पोर। इसका मतलब है कि जो स्पोरोफाइट है ये क्या है? या तो न्यूसिलस है या फिर इंट्यूब्यूमेंट्स है। ये मेन प्लांट बॉडी के पार्ट है, तो ये डिप्लोइड तो है ही सही, लेकिन इनको स्पोरोफाइट बोलते हैं। और इस स्पोरोफाइट से एम्ब्रियोसेक बन रहा है, तो एम्ब्रियोसाइक को हम गेमेटोफाइट बोलते हैं। लेकिन याद रखना यहाँ का एम्ब्रियोसाइक या फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो डिप्लोइड है।
एपोस्पोरी से बनने वाला फीमेल गेमेटोफाइट डिप्लॉइड। क्लियर बताया था? ये बातें हम कर चुके हैं। Nucleus and integument accept the megaspore mother cell without meiosis. Is the gametophyte always remain diploid? तो गेमेटोफाइट बोल दिया है, लेकिन ये क्या है? डिप्लॉइड है। अब आता है, अरे यार तुम अभी तक वहीं उलझे हुए हैं। चलो आ जाओ इधर। एडवेंटी एम्ब्रियोनी। एम्ब्रियो फॉर्म any diploid cell nucleus integuments of the ovule। अब बार बार तुम मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछोगे और पूछते रहोगे जहां तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा। सर एपोस्पोरी एडवेंटी एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है? एपोस्पोरी एडवेंटी एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है? एडवेंटी एम्ब्रियो में इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस दोनों है। एपोस्पोरी में भी इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस दोनों है। एपोस्पोरी में इंटीग्यूमेंट न्यूक्लियस एम्ब्रियो से बनाता है। एडवेंटी एम्ब्रियोमी ने इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस की सेल एम्ब्रियो से नहीं, डायरेक्ट जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है। एपोस्पोरी की पहले सेल एम्ब्रियो से बनाती है, फिर उसकी एग एम्ब्रियो बनाती है। बेटा जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ और समझे तुम? मैं इसको और समराइज करता हूँ। ये तो देख, अब कोई नहीं बोलेगा, कोई टाइपिंग नहीं करे। ये ओयूल है, अभी ओयूल डेवलप नहीं हुआ ढंग से। ये ओयूल, अब ओयूल के अंदर ये है मेगास्पोर मदर सेल डिप्लोइड। ओयूल में ये है इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस, ये भी डिप्लोइड है। इन दोनों से ये बन गया इस एम्ब्रियो से, बिना मियोसिस के, बिना फर्टिलाइज, बिना मियोसिस के, विदाउट मियोसिस। ये पहला प्रोसेस, ये दूसरा। पहले प्रोसेस का नाम डिप्लोस्पोर, सेकंड प्रोसेस का नाम एपोस्पोर। ढंग से सुनना, क्या इस एम्ब्रियो सेक के अंदर एग सेल है क्या? एम्ब्रियो सेक डिप्लोइड है तो एग सेल भी कैसी होगी? डिप। इसी से आगे जाके बन जाए क्या? जाइगोट। और जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से ही सीड। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, अब थर्ड है, इधर देखिए। ओयूल डेवलप हो चुका है, ओयूल डेवलप हो चुका है। ओयूल के अंदर जो इंटीग्यूमेंट्स है और जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड है।
ये बना रही है डायरेक्ट एम्ब्रियो और सीड, जाइगोट भी बनेगा रास्ते में। क्या यहाँ पर एम्ब्रियो से एक बना क्या? क्या यहाँ पर एम्ब्रियो से एक बना क्या? क्या यहाँ पर एम्ब्रियो से एक बना क्या? नहीं। क्या इंटीग्यूमेंट न्यूसिलस ने क्या एम्ब्रियो से एक बनाया या डायरेक्ट जाइगोट से एम्ब्रियो सीड बना दिया? सीड बना दिया। बताइए ओयूल ने वहां पर एपोस्पोरी के अंदर इंटीग्यूमेंट्स ने क्या बनाया था पहले? एम्ब्रियो से। तो क्या एडवेंटी एम्ब्रियोनी और एपोस्पोरी एक ही चीज है या अलग अलग? एक ही चीज है या अलग अलग? सेम है या डिफरेंट है? अरे जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ बेटा, या और समझाऊं? जिसका डाउट था वो तो बोलो। क्लियर है बेटा ये तो। अब मैं थोड़ा सा एडवेंटी एम्ब्रियोनी को थोड़ा सा समझा रहा हूँ, देखो समझा मैं रहा हूँ लेकिन आता नहीं है, कंफ्यूज बताओ। एडवेंटी एम्ब्रियोनी के अंदर नॉर्मल एम्ब्रियो भी बनता है और डायरेक्ट भी बनता है। एडवेंटी एम्ब्रियोनी में फर्टिलाइजेशन वाला एम्ब्रियो भी बनता है और जो एडवेंटी एम्ब्रियोनी वाला एम्ब्रियो भी बनता है। तो एक एम्ब्रियो तो बनेगा ही बनेगा, साथ में कुछ एम्ब्रियो और भी बन जाते हैं जिनको हम एडवेंटी एम्ब्रियो बोलते हैं। अभी एडवेंटी एम्ब्रियो से ये जो न्यूक्लियस से बना है और एंडोस्पर्म तो अंदर बनता है न्यूक्लियस के। तो यहाँ पर बाहर की तरफ बने तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस तो खत्म हो जाता है। तो फिर न्यूक्लियस देने के लिए उसको एंडोस्पर्म में धकेला जाता है, पुश किया जाता है। इस पुश करने को बोलते हैं स्पोरोफाइटिंग बडिंग, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनता है बड़ लाइक जो इसको पुश करता है किधर की तरफ? एंडोस्पर्म की तरफ। तो इसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिंग बडिंग। बाहर बनने वाले एंडोस्पर्म से बाहर बनने वाले एम्ब्रियो को, एडवेंटी एम्ब्रियो से बनने वाले एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करना, इसी को बोलते हैं स्पोरोफाइटिंग बडिंग। क्लियर बताया मतलब? अरे क्लियर है, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? चलिए ठीक है। अब अपने पास बचे हैं और स्पेशल पॉइंट है अपने पास। इनमें से अपने पास बच गया है एपोगेमी, पार्थिनोजेनेसिस। पहले तीनों क्लियर है? तीनों क्लियर है? ठीक है। अब देखो एपोगेमी और पार्थिनोजेनेसिस हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आज मैंने एपोगेमी और पार्थिनोजेनेसिस को डिस्टर्ब किया तो तुम फिर मिक्स करोगे। तो तुम तो अभी आज हमने पढ़ा एपोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी और हमने एडवेंटी एम्ब्रियो पढ़ा, एम्ब्रियो पढ़ा। इन तीनों एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल है। इनमें न मियोसिस करवाया हमने और न हमने फर्टिलाइजेशन करवाया। दो स्पेशल पॉइंट और है, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी और एपोगेमी। इसको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि आज मिक्स नहीं है। तो मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ये बोल रहा हूँ कल पढ़ेंगे क्योंकि मिक्स नहीं। चलिए अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। देखो एपोगेमी और वेजिटेटिव और वेपोगेमी और पार्थिनोजेनेसिस कल पढ़ाऊंगा, याद रखना बेटा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अगर रूट्स हम जानते हैं, रूट स्टेम, एग्जाम्पल मत रटना, मत रटना बेटा, मत रटना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मॉड्यूल में पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो रटने।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको कल बात करेंगे, हम मॉड्यूल पढ़ेंगे कल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रूट स्टेम लीफ से अगर हम बना दे तो इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हम जानते हैं बहुत सारों के अंदर रूट में प्लांट बन जाता है, बहुत सारे स्टेम है, राइजोम, ट्यूबर, कॉम, बल्ब, रनर, इनको अगर ग्रो करा दो तो ये भी क्या बना, नया प्लांट बना देते हैं। लीव के थ्रू भी बन सकता है, ब्रायोफिल्म की लीव होती है, बहुत बड़ी होती है, अगर जहां सोइल के टच में आती है वहीं नई लीव नया प्लांट बना लेती है, तो ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये ब्रायोफिल्म की लीफ है और इस लीफ में ये नया प्लांट बन जाता है, ये नया प्लांट, ये नया प्लांट, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, प्रोपोगेशन है। प्रोपोगेशन होना, मल्टीप्लाई होना। अब आता है जो इंपॉर्टेंट, जो मैंने वहां पर छुड़ाया था मॉर्फोलॉजी के अंदर, बुलबिल, 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 फ्लेसी बर्ड बुलबिल। इधर देखिए, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगेव है, लेकिन अगेव के साथ ऑक्सिलिस भी है, लेकिन अगेव सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें बुलबिल की, तो देखिए ये नोड है, नोड से निकली लीफ। अब ये जो लीफ होती है, इस लीफ के एक्साइल पोजीशन में जो बर्ड होती है उसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलने वाली एक्सिलरी बर्ड मल्टी लेयर हो जाती है, फ्लेसी हो जाती है, मल्टी लेयर हो जाती है, फ्लेसी हो जाती है, और ऐसी बर्ड को हम बोलने लग जाते हैं बुलबिल। तो बुलबिल कुछ भी नहीं है, बुलबिल एक बर्ड है जो फ्लेसी हो गई है, मल्टी लेयर हो गई है, लार्ज हो गई है, इसी को हम बोलते हैं बुलबिल। अगर इस बुलबिल को तुम सोइल में लगाओगे तो ये एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर देगी। तो इस बुलबिल, इस एक्सिलरी बर्ड का भी यूज कर सकते हैं हम नए प्लांट को प्रोड्यूस करने, तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करेगी। क्लियर बताया था, जो डायग्राम एनसीईआरटी का है, देखो फ्लेसी हो गई है और जर्मिनेट हो गई है। नेक्स्ट आता है कटिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग तो तुमने देखा ही होगा, रोज को लाओ, रोज की ट्यून्स को लेके आ जाओ, स्टेम को लेके आ जाओ, उसको कट करो, कट करने के बाद उसको सोइल में लगा दो, ऐसे कट कर लो, कैसे भी कट करके इसको सोइल में लगा दो। ये नया धीरे धीरे नीचे की तरफ से रूट निकलेगी, ऊपर की तरफ से लीफ तो पहले से ही थी और लीफ डेवलप हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं कटिंग। जनरली हम कटिंग कब यूज करते हैं, रोज को कब लगाते हैं, जब रेनी सीजन होता है। कटिंग समझ में आया सबको, स्टेम को कट करके लगा दो। यहाँ इसमें हम हार्मोन यूज कर सकते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, थोड़ा बहुत जिबरेलिन भी मिला सकते हैं। कटिंग समझ में आ गया बेटा, कटिंग समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग की, इसको आराम से समझना। ग्राफ्टिंग देखिए, यहाँ दो पार्ट लिखे हैं, एक सीओन लिखा है और एक स्टॉक लिखा है। एक सीओन और एक स्टॉक। देखिए इसको और समझते हैं ढंग से। मान लीजिए हम बात करते हैं किसकी, ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग हम जनरली मोनोकोट के अंदर नहीं कर पाते, जनरली हम डाइकोट के अंदर करते हैं, क्योंकि हमें वहां पर कैम्बियम मिलती है, इंट्रापेसिकुलर कैम्बियम हमें प्रेजेंट होती है। अब देखिए ये प्लांट है, इस प्लांट का इस प्लांट का रूट सिस्टम डेवलप नहीं है, लेकिन इस प्लांट के अंदर फ्रूट और फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं। तो इसका डिजायर पार्ट है कौन, फ्लावर। दूसरा प्लांट है
जिसमें फ्लावर इतने अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन रूट अच्छी डेवलप होती है। तो इसका तो ऊपर वाला पार्ट अच्छा लग रहा है और इसका है नीचे वाला पार्ट अच्छा लग रहा है। तो हमने क्या किया कि इसका ऊपर वाले पार्ट को हमने हटा दिया, कट कर दिया और थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, ऐसे कट किया हमने। फिर इस वाले पार्ट को हमने यहां से कट किया और कट करने के बाद इसके ऊपर ऐसे कट किया जाएंगे इसको भी, ताकि ये फिट हो जाए उसमें। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो ये इसमें फिट हो गया। और हमने ऐसे फिट करेंगे ताकि इसकी वेस्कुलर कैम्बियम और उसकी वेस्कुलर कैम्बियम आपस में क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, और यहाँ पर नया जाइलम फ्लोएम आराम से डेवलप हो जाए और यहाँ पर एक कंडक्शन पाथवे जनरेट हो जाए। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो नया प्लांट बना है दोनों के फ्यूजन से बना है। हमने इसका ऊपर वाला पार्ट लिया तो इसको बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को सियोन, जो डिजायर फ्लावर थे, और जिसमें रूट सिस्टम डेवलप था इसको हमने बोला स्टोक। ऐसा करके हम यहाँ पर इसको बिल्कुल पैक कर देते हैं और यहाँ पर हम कुछ हार्मोन भी डाल सकते हैं ताकि जल्दी फ्यूज हो जाए। ऐसा करने से अब इस प्लांट का रूट सिस्टम भी डेवलप हो गया है और शूट सिस्टम भी डेवलप हो गया है, और हमें डिजायर फ्लावर भी मिल रहा है और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ मिलेंगे। इसी को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग सभी में इम्पॉसिबल नहीं है, मोनोकोट में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ग्राफ्टिंग डाइकोट के अंदर पॉसिबल है क्योंकि वहां पर कैम्बियम होते हैं और वेस्कुलर बंडल एक रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं। मोनोकोट के अंदर पहला रीजन तो कैम्बियम होती नहीं है, दूसरा रीजन वहां पर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ, मतलब ऐसा नहीं, डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट नहीं, साथ में मिलती हुई स्पीसीज के बीच ग्राफ्टिंग करा सकते हैं। और जरूरी नहीं कि सभी इसको एक्सेप्ट भी करें, नहीं, रिजेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन साइंटिस्ट जो होते हैं वो मैच करने वाली जो स्पीसीज होती है उनमें ऐसा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंटायर डिफरेंट स्पीसीज के अंदर नहीं कर सकते हम। समझ पा रहे हो? जिनका जीनस सेम हो या थोड़ी बहुत फैमिली सेम हो या जिनमें करेक्टर थोड़े बहुत सेम हो, उनमें ही हम ऐसा कर सकते हैं। ले रहे हैं यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बेटा? डाउट है? बेटा बाद में आते हैं इसमें ना, मीर। ठीक है, सी। इसका स्पोरोफाइट है प्लांट का, जिस प्लांट में सीड बन रहा है उसमें। अरे बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर जो सीड कोड के अंदर हमें जो जीन मिलेंगे, बहुत बड़ी बातें हो रही है बेटा, हमें जो यहाँ पर सीड कोड के अंदर जो जीन मिलेंगे, जो एलील मिलेंगे, क्या उनमें कोई चेंज है या प्लांट से वैसा का वैसा ही उठ के आ गया है? ढंग से सुनना बेटा।
प्लांट स्पोरोफाइट, प्लांट स्पोरोफाइट, प्लांट स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के पास जो जीन था वही इंटीग्यूमेंट के पास था। इंटीग्यूमेंट में थोड़ी फर्टिलाइजेशन हुआ है। हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एपोस्पोरी जाने दीजिए। अब इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट किस में कन्वर्ट होगी? सीड कोड। तो यहां पर जो जनरेशन आ रही है ये प्लांट जनरेशन ही आ रही है। जो प्लांट स्पोरोफाइट था, जो इसके पेरेंट्स थे, वही पेरेंट्स का स्पोरोफाइट सीड कोड में, कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो अंदर बना क्या? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। ये एम्ब्रियो इसके अंदर भी है। तो बताइए जो एम्ब्रियो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद आया, तो क्या इसके अंदर, जैसे मैं यहां एग लिख दूं, और यहां आया मेल गैमेट्स। अरे बात समझ पा रहे हो? तो क्या यहां पर जो एम्ब्रियो का जो जीन लेवल होगा, क्या ये मेल प्लांट स्पोरोफाइट जैसा ही होगा या अलग होगा? यहां पर एम्ब्रियो के पास जो नई जेनेटिक लेवल आएगा या वही आएगा जो प्लांट स्पोरोफाइट के पास है? डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आ सकता है। क्रॉस पोलिनेशन हुआ तो डिफरेंट आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो बताइए ये न्यू जनरेशन है या ओल्ड जनरेशन है? न्यू जनरेशन। और ये कैसी है? ओल्ड जनरेशन। तो एक सीड के अंदर, एक सीड के अंदर न्यू जनरेशन भी होती है और ओल्ड जनरेशन भी होती है। इस बात को समझना। एक सीड के अंदर ओल्ड जनरेशन भी होती है और न्यू जनरेशन भी होती है। अब तुम ढंग से बताना। मुझे बताइए इस सीड को अगर मैं जर्मिनेट करूं तो न्यू प्लांट बनता है। अगर इस सीड को मैं जर्मिनेशन करता हूं, जर्मिनेट करता हूं, सीड का जर्मिनेशन होता है तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। आप बताइए इस न्यू प्लांट को जो बना रहा है क्या सीड कोड बनाएगा या एम्ब्रियो बनाएगा? एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। और भाई न्यू प्लांट सीड कोड थोड़ी बनाएगा। सीड कोड तो बस्ट हो गया। सीड तो ऐसे, सीड कोड तो निकल गया। नया प्लांट तो एम्ब्रियो बनाएगा। अरे तुम अखरोट को लगाओगे सोइल में तो अखरोट का सीड कोड क्या नया प्लांट बनाएगा क्या? वो तो सोइल में फूट के टूट के नष्ट खत्म हो जाएगा। अरे गुठली को जब जर्मिनेट करते हो, आम की गुठली को, मैंगो की गुठली को जब जर्मिनेट करते हो, क्या वो गुठली सीड कोट ही आगे जाके मेन प्लांट बॉडी बनाता है? नहीं, अंदर से निकलता है कौन? एम्ब्रियो। ये तो टूट के इधर साइडों में पड़ जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन में कौन जाएगा, एम्ब्रियो या सीड कोड? सीड कोड नहीं, एम्ब्रियो। नेक्स्ट जनरेशन में किसका जीन जाएगा, एम्ब्रियो का या सीड कोड का? एम्ब्रियो का। चलिए, सीड मैच्योर फर्टिलाइजेशन इंटीग्यूमेंट मेगास्पोरेजम इनसाइड द सीड प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। मतलब नेक्स्ट जनरेशन बैठी हुई होती है जिसका नाम है एम्ब्रियो, क्योंकि यही तो आगे जाने वाली है। अरे ओप स्प्रिंग में जाने वाली है कौन? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ही तो ओप स्प्रिंग है। नेक्स्ट जनरेशन क्या है? ओप स्प्रिंग ही तो है। ठीक है।
All structure present inside the seed coat or now is seed carrier. क्या बोलेंगे? सीड कैरियर. सीड कोट के अंदर जो भी है सीड कैरनल बोलेंगे, उसके अंदर आएगा हमें सीड कोट, कोटिलिडन्स और एम्ब्रियो. एक पूरा सीड है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक मैच्योर सीड की बात करें तो उसके अंदर सीड कोट होता है, कोटिलिडन होता है और एम्ब्रियो होता है. हाँ, तुम ये भी कह सकते हो कि किसी के अंदर एंडोस्पर्म भी मिलेगा. जनरली एंडोस्पर्म हमें किसके अंदर देखने को मिलेगा? मोनोकोट या डाइकोट? मोनोकोट के अंदर. चले, अब यहाँ पर है कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक है, कुछ एंडोस्पर्मिक है. नॉन एंडोस्पर्मिक जनरली कौन होते हैं? डाइकोट, लेकिन एक्सेप्शन है. ऑर्चिड मोनोकोट होते हुए भी नॉन एंडोस्पर्मिक है. जनरली मोनोकोट क्या होते हैं? एंडोस्पर्मिक. लेकिन केस्टर कैसा है? डाइकोट. ले रहे हैं, आज इतना ही पढ़ेंगे. आई थिंक कल तो खत्म है भैया. ये तो खत्म हो गया. आज के लिए इतना ही. किसी को डाउट है तो पूछिए बेटा.